जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कौरव पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का परफेक्शन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारत के सबसे उभरते हुए सबसे किफायती शिक्षा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अपडेट योद्धा, ये नाम सुनकर आपको कुछ महसूस हुआ होगा। देखिए, हम और आप जिन सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सरकारी एग्जाम नहीं अपितु एक युद्ध है, एक महाभारत है। और आज के डिजिटल युग में एक योद्धा का समय के साथ चलना जरूरी है, अर्थात अपडेट रहना जरूरी है। इसीलिए भी इस सीरीज का नाम हमने रखा है अपडेट योद्धा डेली करंट अफेयर सीरीज। तो बिहार के किसी भी वनडे एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बहुत ही व्यवस्थित और सटीक तरीके से आपका यहां से कवर किया जाएगा। मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूं कि मेरा उद्देश्य आपको प्रकांड पंडित बनाना नहीं है, अपितु मेरा उद्देश्य है आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कराना। तो हम मूल रूप से उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में काफी हितकारी रहेगी। आइए चर्चा करते हैं आज सबसे पहले करंट अफेयर सीरीज में 10 तारीख को करंट अफेयर्स में क्या महत्वपूर्ण है। पहली ही खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, तो मूलतः 2009 में ब्रिक की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? ब्रिक, अर्थात ब्राजील, रसिया, इसमें चाइना आदि शामिल था। और अभी हम चर्चा करेंगे कि ये मूल रूप से ब्रिक था और इसमें इंडिया शामिल था। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। किंतु आगे चल के वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया। साउथ अफ्रीका अर्थात अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश जिसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है, उसको शामिल कर लिया। तो इसमें एक और कैपिटल जोड़ा गया, ब्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बदलाव हुआ इसमें 2024 में, यानी पिछले ही साल, इसमें 4 नए देश जोड़े गए। ठीक है, सॉरी 2023 में इसमें 4 नए देश जोड़े गए। तो टोटल देशों की संख्या हो जाती है 9। और इस साल यानी कि 2025 में ब्रिक्स में एक और नया सदस्य देश जुड़ गया है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, अर्थात अब इसकी संख्या हो गई है 10। तो याद रखें, इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश है। पहला क्वेश्चन आपका यही से बन जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्राजील ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ब्राजील ने ही आधिकारिक घोषणा क्यों की है? तो इसका उत्तर ये है क्योंकि 2025 में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। अतः ब्राजील ने ही आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है। 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता में होगा। सो फोर्टेड दे ऑफिशियली अनाउंस द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। द आंसर इज इंडोनेशिया इज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स कम्युनिटी या ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इंडोनेशिया को वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग समिट में ही ब्रिक्स में शामिल होने की बात स्पष्ट कर दी गई थी। तो 2023 में समिट कहां हुई थी? जोहान्सबर्ग में। और इसी समय यह तय कर लिया गया था कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगली पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। तो यह आपको मैंने बता दिया कि यह ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश है। और साउथ अफ्रीका ने वर्ष 2023 में कौन से 4 नए देशों को इसमें शामिल किया था? तो इसमें ईरान है, यूएई है अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट है और एक इथोपिया है। तो इथोपिया और इजिप्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ईरान और यूएई ये एशियन कंट्रीज हैं जिन्हें नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं, सॉरी माफ करिएगा, मिडिल ईस्ट में हम इनको देखते हैं। सऊदी अरब इसमें चौथा सदस्य जो है शामिल होने की घोषणा की थी। तो आपको इसमें याद रखना है कि अब टोटल 10 सदस्य हो गए। ठीक है, ये देखो इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश। इससे समझते हैं 2009 में कौन कौन थे? भारत, ब्राजील, चीन और रूस था। फिर वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें इंक्लूड किया गया। इथोपिया, ईरान, मिस्र और यूएई 2024 में इसमें शामिल हुए, मूलतः 23 में। और 2025 में इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया है। तो अब 10 देश हो गए, आपको बस इतना याद रखना है।
अब एक्चुअल में ये ब्रिक्स है क्या, इसको भी समझेंगे, और 2025 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है इसके बारे में कुछ खास बातें जो आपके एग्जाम में आ सकती है। सिंपली समझ लो, जुलाई 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। किस कंट्री में? ब्राजील की अध्यक्षता में होगा और ब्राजील इसको कंडक्ट करवाएगा। इस बार ब्रिक्स की थीम क्या रहेगी? ग्लोबल साउथ। क्योंकि ओवरऑल जब आप धरती को देखते हो तो नदर्न कॉन्टिनेंट्स आते हैं और सदर्न कॉन्टिनेंट्स आते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी जो महाद्वीप हैं उनको हम ग्लोबल साउथ के तौर पर जानते हैं। ग्लोबल साउथ में एक अफ्रीका भी है, और अफ्रीका को हम कहते हैं कि ये चौथा महाद्वीप है, या ये थोड़े गरीब देश हैं एक प्रकार से। तो इनको आपको समझना है, इनके विकास के लिए ज्यादा चर्चाएं इस बार होने वाली हैं। इन सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया है कि हम पेमेंट गेटवे स्टार्ट करेंगे। अब पेमेंट गेटवे क्या होता है? तो ध्यान दो कि पेमेंट गेटवे अर्थात एक मीडिएटर होता है। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं व्यापार करता हूं रुपए में, मुझे कोई चीज खरीदनी है अमेरिका से, वहां व्यापार होता है डॉलर में, तो मैं रुपए सेंड करूंगा और उनके पास डॉलर सेंड होंगे, अर्थात बीच में ये मनी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। तो उस चेंजर को हम कहते हैं पेमेंट गेटवे। आई बात समझ में? तो ये पेमेंट गेटवे जब लग जाएगा तो इन सभी ब्रिक्स 10 के 10 देशों के बीच में जो व्यापार है वो काफी सुविधाजनक हो जाएगा, और ये फाइनेंशियल जो लेन देन होता है उसको इजी बना देगा। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दैट कि 10वां देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है। 2024 में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स संगठन की बैठक हुई थी। तो लास्ट ईयर ब्रिक्स का कौन था? रसिया ने इसको कंडक्ट कराया था, रसिया की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और 25 में किसकी अध्यक्षता में हो रही है? तो आपको याद रखना है कि ब्राजील की अध्यक्षता में हो रही है। ब्राजील अब इसमें मेजबानी करेगा। चलो, तो याद रखेंगे ब्रिक्स समूह के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी सितंबर 2009 में, ये हमने पहले डिस्कशन कर लिया था। शुरुआत में इसमें कौन कौन शामिल थे? 4 देश, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, इसलिए BRICS कर दिया था। इसे मूल रूप से ब्रिक नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में इंक्लूड हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स B फॉर ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन का एक मशहूर शहर है संघाई, काफी खूबसूरत शहर है, बहुत आर्टिफिशियल टाइप का लगता है। संघाई में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय है। संगठन की अध्यक्षता ब्रिक्स के सदस्य करते हैं और अल्फाबेट सीक्वेंस में करते हैं। ऐसे समझो कि A से लेकर Z तक अल्फाबेट्स होते हैं, तो पहले जो अल्फाबेट आता है उस हिसाब से अध्यक्षता होगी। तो पहले B से ब्राजील अध्यक्षता करेगा, फिर C से चाइना अध्यक्षता करेगा, फिर I से इंडिया अध्यक्षता करेगा, फिर R से रसिया और देन S से साउथ अफ्रीका अध्यक्षता करेगा। और अब 10 सदस्य हो गए हैं तो इनके और सीक्वेंस अल्फाबेट तरीके से इनको सीक्वेंस में लाया जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए पूर्ण सदस्य कौन कौन से हैं तो इनकी हम चर्चा कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये ओवरऑल हमारा करंट अफेयर्स के साथ साथ जो बेसिक है उसको हमने डिस्कस किया। और ब्रिक्स के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहली आपको याद रखनी कि भैया पहली बैठक कब हुई थी? तो बच्चों आपको आंसर देना है 16 जून 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। डेट को रट लो, कंठस्थ कर लो कब हुई थी। भारत ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण डेट आती है 2021 की। तो भारत ने कब इसकी अध्यक्षता की थी लास्ट टाइम? 2021 में की थी। कोविड काल रहा 2020, 21 और 2022, ये 3 साल ऐसे रहे जब ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस थी, अर्थात ऑनलाइन डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई है। जूम एप्लीकेशन लैपटॉप खोलकर, ऐसे कह सकते हो आप कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुए थे। 2023 में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 22-24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। और इसी समय यह तय हो गया था कि कौन बनेगा इसका 10वां सदस्य? इंडोनेशिया। चलो, तो ये हमारी खबर थी। प्रश्न पूछा जाएगा हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो आपको आंसर क्या देना है? मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया? आप आंसर देंगे इंडोनेशिया। इंडो 10 से 10, इंडो 10, ऐसे याद रख लेना। चलो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नितिन गडकरी जी, जो कि इस समय बहुत ज्यादा चर्चित हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों
कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। आज भारत भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। हम भी अपने देश में सड़कों का जो विकास देख रहे हैं, पिछले 15 से 20 सालों में भारत में जिस तरीके से नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, ग्राम सड़क योजना में घर घर, गांव गांव तक, इवन खेतों तक सड़कें पहुंच रही हैं, उसका लाभ इस जनता को मिल रहा है और भारत विकास की राह पर बढ़ रहा है। लेकिन होता यह है कि सड़क पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हर दिन लगभग सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं बिना हेलमेट लगाए हुए। 80,000 से अधिक लोग बिना हेलमेट लगाए जान चली जाती है भारत में एक साल में। कुछ आंकड़े ऐसा बताते हैं, ऑफिशियल नहीं है, एक आंकड़े मैंने कहीं पढ़ा है। तो आपको याद रखना है कि जब सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है और 24 घंटे के भीतर भीतर यदि आपने एफआईआर कर दी, इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंच गई, तो आपको लगभग 1.5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा। सुनिए क्या है मुख्य रूप से, ये एक योजना निकाली है नितिन गडकरी जी ने, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना। इसमें आपका कैश नहीं लगेगा। आप मतलब कैशलेस इन द सेंस समझो कि इस योजना में 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के जो चिकित्सा व्यय होगा उसको कवर किया जाएगा सरकार के द्वारा। मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया रोड पर, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का हो गया, तो आप मान के चलिए कि 7 दिन तक कंटिन्यू यदि आपका इलाज चला तो उसमें जो खर्चा आएगा वो सरकार देगी। या फिर ये खर्चा लगभग मैक्सिमम 1.5 लाख तक पहुंचता है तो वो पूरा खर्चा सरकार देगी। 1.5 लाख के ऊपर खर्चा होगा तो ये आपको उठाना पड़ेगा, इसके ऊपर सरकार नहीं देगी। और हिट और रन आप समझते हैं क्या होता है? हिट और रन मतलब आप कोई व्यक्ति बाइक चलाते जा रहा है, पीछे से ट्रक वाला आया ड्रिंक किए हुए मान लो, और वो आपको हिट करता है और आप गिर जाते हो, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, भाग जाता है। उसे डर लगता है कि जनता पकड़ लेगी या केस हो जाएगा फला ढंग। और ऐसे में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हिट एंड रन मामले में, तो सरकार इस योजना के अंतर्गत उसे 2 लाख रुपए भी प्रदान करेगी। तो समझिए कि हिट एंड रन मामलों में मृत्यु के लिए मृतक के परिवार को तत्काल 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना को शुरू में कुछ चुनिंदा राज्यों में शुरू किया गया था और अब सरकार इस योजना को परिष्कृत कर रही है, ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पर इसे लॉन्च करने जा रही है। तो इतना आपको समझना है। 2024 में पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.8 लाख लोगों की मौत हुई है। ये बहुत दुखद है। हम लोग तो क्या करते हैं कि एक बाइक लेते हैं, लोहे की बाइक की रबर की सीट पर बैठकर उठ के कान खींचने लगते हैं। जब हम घर से दूर निकलते हैं और हमारी माँ हमारी जाती हुई पीठ को देखती है कि मेरा बेटा अभी मेरे घर की दहलीज को छोड़कर निकला है, तो दौड़कर मंदिर तक जरूर जाती है, अपने घर के मंदिर तक, और भगवान से प्रार्थना करती है कि जैसा मेरा बेटा गया है वैसा सलामत आ जाए। और हम इन चीजों को कभी नोटिस नहीं करते हैं। हम तो बस ये लगता है कि हम अल्फाजी कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं, बाइक भगा रहे हैं, 2 दोस्तों में टसन हो गया, रेस लगा रहे हैं, बाजार में भगा रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती। तो समझिए, थोड़ा सेफ रहिए, हेलमेट का यूज जरूर करिए और बाइक स्लो चलाइए इकोनॉमी रेट पर। आप समझो कि जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, इनके सामने सड़कें होती हैं, वहां ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ लापरवाही है, क्योंकि भारत में जो बस या ट्रक ड्राइवर हैं ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है भारत में अच्छे ड्राइवरों की। तो स्कूलों और कॉलेजों के पास दोषपूर्ण प्रवेश और निकास बिंदुओं के कारण 10,000 बच्चों की मृत्यु हुई है अब तक। गडकरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रशिक्षित ड्राइवरों की महत्वपूर्ण कमी है। उन्होंने बताया कि भारत में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। इससे निपटने के लिए सरकार ने अधिक ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए नीतियां बनाई हैं। अब हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस तो लेने जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है। 2500-3000 के बीच में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और हमें हमारा टेस्ट ही नहीं लिया जाता कि हमें चलाना आता है कि नहीं। आप जाओ, यू कैन गेट योर डीएल डायरेक्टली विद एनी ब्रोकर। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है खबर में। एक नई खबर है बी नारायण के बारे में। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का एक ऐसा संगठन जो भारत के अंतरिक्ष के विकास में कदम बढ़ाता है, भारत को अंतरिक्ष में नई उपलब्धियों पर ले जाता है, उससे रिलेटेड जो है रिसर्च करता है, उसको हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, अभी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, इनका नाम है बी नारायण। ये तो बिहार पीएससी
किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ये है बी नारायण साहब, और आप ध्यान दीजिएगा कि साउथ इंडिया के लोग ही अक्सर इसरो में चेयरपर्सन बनते हैं, क्योंकि वहां पर शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है और इस फील्ड में वो लोग काफी अच्छा कर भी रहे हैं। मैक्सिमम साइंटिस्ट के आप नाम देखोगे तो साउथ इंडियन लोग आपको मैक्सिमम साइंटिस्ट दिखेंगे। है, हाल ही में भारत सरकार ने बी नारायण को इसरो का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया है और इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह अब ये लेंगे। तो इससे पहले कौन थे? डॉक्टर एस सोमनाथ थे। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2 साल का रहेगा, अधिकतम 2 साल का रहेगा। यदि इस बीच कोई और स्थिति नहीं बनती है तो 2 साल तक ये कार्यकाल रहेगा। 14 जनवरी को ये पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है, और अगले 2 वर्षों तक अगली सूचना तक, अगले 2 वर्ष तक या फिर अगली सूचना तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब मूलतः आप समझिए कि जो इसरो है वो है क्या। पहले इनके प्रमुख के बारे में समझ लेते हैं। तो बी नारायण एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है। इन्होंने अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग 40 वर्षों से अधिकतम काम किया है। 40 साल से ज्यादा जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के इस क्षेत्र में खपा दिए हैं, आज वो इस उपलब्धि पर है कि बी नारायण इसरो के चेयरपर्सन बने। हमारे लिए केवल ये जीके का फैक्ट है, लेकिन इन व्यक्ति के जीवन की एक व्यक्तिगत उपलब्धि है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या संगठन के अध्यक्ष बने हैं वो, और इस फील्ड को अब वो लीड करेंगे, तो उनके लिए गौरव की बात है। इनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग 4 दशकों का अनुभव है और रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन विशेषज्ञ हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन के। 1984 में इन्होंने इसरो ज्वाइन किया था और अभी चल रहा है 2025, लगभग 40 साल से अधिक समय हो गया है। ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक बनने से पहले कई सारे पदों पर काम कर चुके हैं। अब मूलतः इसरो के बारे में समझ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन और बन सकता है। इसरो क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडिया नेशनल स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 15 अगस्त, काफी खास दिन है भारत के लिए, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले 63 से भारत में इनको स्पार नाम की एक संस्था थी, इनको स्पार। तो इंडियन नेशनल काउंसिल फॉर स्पेस एंड रिसर्च करके एक संस्था हुआ करती थी, जिसको नया नाम दिया गया था इसरो, और नए तरीके से इसको संगठित किया गया था। साइंस एंड टेक में से हम डीप में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है संस्था का? कि राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन द बेंगलुरु, कर्नाटका स्टेट। ये आपको याद रखना है। लेट्स चेक द नेक्स्ट स्लाइड। नया एक और जो है अपडेट आया है कि सरकार के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, परम सम्मानीय आदरणीय प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी के लिए एक स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी गई है। मैंने जब से राष्ट्रपतियों को देखा है तो मुझे अच्छे से याद है कि अब्दुल कलाम जी का मुझे बहुत माइनर याद है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के समय से थोड़ी बहुत रुचि जाग गई थी इन चीजों को समझने की। तो जब से राष्ट्रपतियों को देखा है, काफी अच्छे राष्ट्रपति इस देश को मिले। अब्दुल कलाम जी का तो क्या ही कहना, शब्द कम है उनके बारे में कहने के लिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल काफी अच्छी राष्ट्रपति रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। उसके बाद में हमारे जो है प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे हैं, इनका भी कार्यकाल काफी अच्छा है। इसके बाद रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति परिसर है, जहां हम इमोल्यूमेंट्स टाइप की चीजें बनाते हैं, स्मारक टाइप की चीजें बनाते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ियों को एक प्रकार से मैसेज दे सके, और हमारे देश का निर्माण करने वाले अच्छे चरित्र व्यक्ति जो हैं, उनका वहां पर कुछ ना कुछ मेमोरियल बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्मृति परिसर में जो राजघाट परिसर है बेसिकली, जहां पर गांधी जी वगैरह और स्वतंत्रता सेनानियों का भी समाधि स्थल है, उसका एक हिस्सा माना जाता है। तो कोरोना संक्रमण हो गया था इनको ड्यू टू कोविड-19, 31 अगस्त 2020 ही पास्ड अवे। इनकी डेथ हो जाती है 2020 को, और 2012 से 2017 तक ही वर्क फॉर नेशन एज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे
तो याद रखना है ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 2019 में राष्ट्रपति के रूप में उनके उत्तराधिकारी कौन बने? रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी 2017 में राष्ट्रपति बने थे और रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत रत्न की शुरुआत कब से होती है। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रणब मुखर्जी के बारे में कि 2008 में इनको पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। 3 पद्म भूषण अवार्ड, 3 पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। तो इनकी शुरुआत 1954 के समय से हुई थी और ये 3 के 3 अवार्ड दिए जाते हैं अपने अपने श्रेष्ठ में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए। इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्यकाल से पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और उनके बाद श्री रामनाथ कोविंद जी ने कार्यभार संभाला, हम ये बात कर चुके हैं। उसके बाद में वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था प्रेसिडेंट बनने से पहले। ही आल्सो वर्कड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द नेशन जब वो राष्ट्रपति बने उसके पहले। 1984 में इनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का खिताब मिला था और उसके बाद ही 2010 में इनको एशिया का सबसे शानदार सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का खिताब मिला। तो 1984 में वर्ल्ड्स नंबर 1 फाइनेंस मिनिस्टर बनी एंड 2010 में एशियाज नंबर 1 फाइनेंस मिनिस्टर का इनको मान्यता दी गई थी। चलो अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बहुत छोटी सी खबर है, इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करना है, नहीं तो ये क्लास हमारी 1-1.5 घंटे इसी में निकल जाएगी। 2024-25 में भारत की जीडीपी क्या होगी इसको लेकर अनुमान जारी कर दिया है। जो हमारा सांख्यिकी मंत्रालय है उसके द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस मिनिस्ट्री इंडियाज जीडीपी विल बी 6.4% फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.4% से बढ़ने की संभावना है और ये बात कह कौन रहा है? तो इंडिया का सांख्यिकी मंत्रालय कह रहा है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, वो कितनी दर से बढ़ेगी? अर्थात ये बढ़ेगी 6.4% की दर से, जो लगभग कंपैरेटिवली ये कम है क्योंकि पिछले साल 2023-24 में हमारी जीडीपी काफी अच्छी स्पीड से बढ़ी जो कि 8.2% था। अब अमेरिका की जीडीपी 1.2% से बढ़ती है ना, 2% से बढ़ती है, हमारी तो इतनी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? थोड़ा सा टाइम लेकर इसे समझ लेते हैं, 2 मिनट दीजिएगा। देखो अगर 2023-24 में भारत के पास 100 रुपए थे तो ये 24-25 में बढ़कर यदि ये 6.4% बढ़ेगा हमारे पास 106.4 रुपए हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? हम इतनी ग्रोथ करेंगे, भारत की जो कुल संपत्ति है, जो कुल उत्पादन है, उसका अंतिम बाजार मूल्य इतना बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ी तो हमारी ग्रोथ होगी। अब आप यदि कहें कि अमेरिका की ग्रोथ 2% हो रही तो क्यों? क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए है, हमारे पास 100 रुपए है तो हमारी 6% हो रही है। उसके पास 1 लाख रुपए है, उसका 2% भी 2000 बढ़ जाएगा और हमारा 6% भी केवल 6 रुपए बढ़ रहा है। तो बहुत अंतर है। उसका 2% क्योंकि उस लेवल पर है जहां उसका 1% भी बढ़ेगा तो हमारे वो 100% से अधिक है, हमारे 1000% से अधिक, यहां पर 2000% से अधिक, तो उसकी ग्रोथ ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो ऐसे नहीं देखना है कि उसकी 2% बढ़ रही, हमारी 6% बढ़ रही। हाँ, हम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, वो स्लो स्लो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बड़ा है, हम अभी उसके कंपैरिजन में फाइनेंशियली छोटे हैं कंपैरिजन में, तो हम स्लो स्लो नहीं, थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। थोड़ा जीडीपी के बारे में समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दैट द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल, ग्रॉस मीन सकल मतलब कुल, सू का जो है कुल, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू और प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या है? देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में, इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा, राष्ट्रीय सीमा, हमारे देश की सीमा है, देश की सीमा के भीतर, सीमा के भीतर जो कुल उत्पादन होगा और जो सेवाएं हमारे द्वारा दी जाती है, कुल उत्पादन
व सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अंतिम बाजार मूल्य निकाला जाता है। तो इस अंतिम बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी भी 3 टाइप की होती है और इसे अलग टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ जीडीपी इन आवर इकोनॉमिक्स। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन सम अदर इकोनॉमिक लेक्चर। अभी फिलहाल हम करंट हिसाब से इतना ही समझेंगे। तो क्या है माजरा, इसमें कुछ और फैक्ट है, केवल पढ़ लेना है, याद केवल आपको इतना ही रखना है 6.4%, क्योंकि अभी और चेंज होगा, ये केवल अनुमान है। तो वित्त वर्ष 2022-23 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट थी, जो कि इस साल थोड़ी कम गई है 2% के आसपास, 2.2%। वित्त वर्ष 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी में 9.7% की वृद्धि दर देखी गई है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3.8% अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार देखा गया है, मतलब एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रही है। जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है, जो निर्माण क्षेत्र है, वो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसकी जो रियल जीवीए है, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइस, यदि हम बात करें तो 8.6% की दर से बढ़ रहा है। चलिए, तो इसमें केवल आप एक फैक्ट याद रख लेना, बाकी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगला, आपने सिक्किम का नाम सुना होगा कई बार। आपको पता है कि भारत का पहला वो राज्य जिसने पूर्ण रूप से जैविक कृषि को लागू किया था, या जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। अपनी चाय बागानों के लिए मशहूर सिक्किम, रेलगाड़ी बागानों के बीच से निकलती हुई रेलगाड़ी के लिए मशहूर सिक्किम। इसमें एक नया जो है क्लस्टर शुरू हुआ है, जो कि फिशिंग से रिलेटेड है। तो सीरीकल्चर जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है, भारत का पहला है ये। अब भारत का पहला है तो एग्जामिनर की इस पर आंखें गड़ चुकी होंगी कि यहां से क्वेश्चन निकालना है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ लिया है। समझो जरा दोस्तों इसको कि भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब भारत के केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? इनका नाम है रंजन सिंह। तो इन्होंने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया है। सिक्किम में सोरेंग जिले में जैविक मछली क्लस्टर किसानों की आय को बढ़ावा देगा और जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देगा। जो हमारा इन्वायरमेंट है पानी का, जो हमारी पानी की पर्यावरणीय स्थिति है, वो काफी दूषित होती जा रही है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन लेते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या वो पशुपालन हो, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, या फिर वो सेरिकल्चर अर्थात मत्स्य पालन, पिसीकल्चर सॉरी, या वो पिसीकल्चर, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, तो पिसीकल्चर से रिलेटेड हो। इन सब में बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है। अब ये क्लस्टर बनने से क्या होगा कि हम केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, हम जैविक खाद का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली बेचना। रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अर्थात पीएमएसएसवाई के तहत 50 करोड़ रुपए की 50 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इससे जुड़ी टोटल 50 स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों से बचते हुए पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ मछली, हेल्दी फिशेज का जो है पालन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण, मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को सुनिश्चित करेगा और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले नुकसान को भी कम करेगा, जिससे टिकाऊ मछली उत्पादन, कैसी टिकाऊ मछली उत्पादन प्रथाओं में योगदान मिलेगा। 1984 सॉरी ये अलग स्लाइड हो गया, तो यहां तक आपको याद रखना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप समझ गए हैं, कुछ 2-3 पॉइंट ही याद रखने। बहादुर सिंह साहू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। तो इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन, ये आपको याद रखना है, या एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ ये है एएफआई। पहले इसका नाम अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया था। 1946 में इसकी स्थापना हुई है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। देखो एक खबर आई हमारे सामने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से जुड़ी हुई। What is the English translation of this term? Its English translation is
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल इसका काम क्या है? इसका काम है कि भारत भर में एथलेटिक्स से जुड़े जितने भी काम है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, उनमें जब इंडिया के खिलाड़ी जाते हैं तो फाइनली उनका सिलेक्शन कौन करता है, उनकी ट्रेनिंग और ये सारी चीजों का प्रबंध कौन करता है? एएफआई करता है। तो एथलीट से जुड़ा हुआ है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह साहू। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्लाइड को। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए, एएफआई के। ठीक है, उन्होंने चंडीगढ़ में महासंघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में आदिल सुमरीवाला का स्थान लिया है। तो याद रखना है कि इससे पहले कौन थे? इससे पहले आदिल सुमरीवाला थे, अब बन गए हैं बहादुर सिंह साहू। तो 2025 से लेकर दोस्तों 2029 तक ये एएफआई के अध्यक्ष रहेंगे। तो इनका टोटल कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष। अब 5 वर्ष क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25 में जनवरी में बने तो पूरा 25 रहेंगे, 26, 27, 28 और 29 के रहेंगे। ठीक है, आदिल सुमरीवाला का कार्यकाल काफी लंबा था। 2000 लगभग 2012 या 13 से ये इसके 12 से अध्यक्ष थे, 12 से इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने इस ग्रुप में 1 दशक से अधिक काम किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, महत्वपूर्ण खबर आ गई है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति वो जो काफी प्राचीन है, मोस्ट एंशिएंट ट्राइब्स, जारवा। अब ये जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण खबर है। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। तो जारवा जनजाति को पहली बार राइट मिल गया है, वोटिंग राइट। तो जारवा जनजाति को मिला मताधिकार, भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि। जी हां, बिल्कुल उपलब्धि है। लोकतंत्र ये सुनिश्चित करता है कि देश में हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए यदि वह वयस्क है तो। ठीक है, इट मींस दिस इज कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। आर्टिकल 326 में, अनुच्छेद 326 में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। एवरी एडल्ट पर्सन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट। ये आपको याद रखना है, इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार, इंग्लिश में इसके लिए टर्म है एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। अब क्या है, इसको समझो। तो आदिवासी अधिकार और संविधान, मूलतः जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 पढ़ते हो या आर्टिकल 15 पढ़ते हो, 16 पढ़ते हो, तो इनमें मूलतः कहा गया कि भाई भेदभाव के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, दीज आर्टिकल्स आर बेसिकली अगेंस्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द नेशन बिहाइंड ऑफ द कास्ट, रेस, सेक्स, आपका जो वर्ण है, कलर है, इन सब से थोड़ा सा धर्म, जाति, लिंग, वर्ण भेद, इन सब से परे आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखना होगा। ये अनुच्छेद 14, 15, 16 कहते हैं कि भाई ये सब तरीके का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो। तो ये अच्छी बात है कि इन लोगों को मताधिकार मिलेगा, मतलब ये भी हमारी जनरल लाइन में आ जाएंगे, सामान्य धारा से जुड़ेंगे। आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है अनुच्छेद 342 और 5वीं शेड्यूल और 6वीं शेड्यूल। तो आर्टिकल 342 कहता है कि स्पेशल यू शुड ऑलवेज मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द ट्राइब्स, जो थोड़ी सी पिछड़ी ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड ट्राइब्स हैं। और 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक सम प्रिविलेजेस फॉर दिस ट्राइब। इनके लिए रूल बनाने के में राष्ट्रपति का क्या रोल होगा, कौन से रूल इन पर आप इंपोज कर सकते हो, कौन से रूल इनकी सहमति के बिना आप वहां नहीं लागू कर सकते, वो ये सब आर्टिकल आपको शेड्यूल 5th और 6th में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डीप में पढ़ेंगे। तो इस जनजाति से रिलेटेड है कि अब इनको वोटिंग राइट मिल गया है और पहली बार जारवा जनजाति के सदस्यों का मतदाता सूची में शामिल होना भारतीय लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप का प्रतीक है। ये घटना चुनाव आयोग और प्रशासन की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाती है। ठीक है, बाकी ये सब सामान्य बातें लिखी हुई हैं, इनको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इससे आदिवासी समुदाय का विकास होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लो, ध्यान से सुनो, कुछ बहुत 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 इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं जारवा ट्राइब के बारे में। पहली चीज, जो जारवा ट्राइब है जिसको अभी अभी वोटिंग राइट दिया गया है, ये है क्या एक्चुअल में दोस्तों? ये लगभग 5500 साल पुरानी जनजाति है। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो अफ्रीका माना जाता है। This tribe basically originated from अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहां से इसका उद्गम हुआ। अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। इनकी यदि हम जनसंख्या की बात करें तो नाउ इट्स अबाउट 380 समथिंग।
2011 की जनगणना में 380 ही इस जनजाति के लोग बचे हैं। दिस इज अ शॉकिंग फैक्ट बॉयज। यहां पर 380 जनसंख्या मतलब बहुत ही कम, खत्म होने के कगार पर है। और ये आज भी जो है वो पाषाण युग में जी रहे हैं। कौन से युग में जी रहे हैं? पाषाण युग में जी रहे हैं। क्यों? पहली बात तो न तन पे है, ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो वो वाला हाल है अभी इनका कि ये कपड़े नहीं पहनते हैं, कपड़े पूर्ण रूप से नहीं पहनते हैं, जंगल में रहते हैं और जंगल में रहते हुए ये शिकार करते हैं, जानवरों को मारकर खाते हैं। कछुआ इनका सबसे प्रिय भोजन है। ये कछुए को मारकर खाते हैं, सियारों को मारकर खाते हैं, जंगली जानवरों को। फल फूल कंदमूल फल खाते हैं। आज भी ये तीर कमान रखते हैं। यदि हम और आप वहां पहुंच जाएं तो ये हम पर तीर चला देंगे, हमें जान से मार देंगे। काइंड ऑफ खाना बदोश आदिम टाइप के लोग हैं। अंडमान निकोबार में टोटल 6 ट्राइब्स पाई जाती हैं, 6 जनजातियां हैं मुख्यतः, जिनमें से एक है जारवा जनजाति, आपको याद रखना है। और ये जनजातियां बहुत ज्यादा अभी जो है स्टोन एज में जी रही हैं, पाषाण युग में, मतलब आज से ये 10,000 साल पुरानी जीवन पद्धति को पकड़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आप याद रखो कि इनमें कुछ खास तरीके के रिचुअल्स होते हैं। देखो, एक रिचुअल मैं आपको बताता हूं कि यदि इनकी मां की डेथ हो, इनकी पिता की डेथ हो जाए और इनकी मां ने किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति से शादी कर ली, तो इस मां का जो बच्चा था उसको मार दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी घटना क्या घटती है कि ये लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं, बहुत ज्यादा काले होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट को झेलते हैं और ह्यूमिड एरिया में रह रहे हैं अंडमान निकोबार में, तो ऑब्वियसली ब्लैक होंगे। इनका स्किन कलर में मेलानिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इनका स्किन कलर टोन है बहुत ज्यादा ब्लैक होता है। बाई चांस इनका यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और वो थोड़ा कंपैरेटिवली यदि उसका कलर कम डार्क है या हल्का सा गोरा है, तो उसको जान से मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की, उस महिला पर आरोप लगाया जाता है कि तुमने किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था, इसलिए गोरा है, क्योंकि हम लोगों में काला ही पैदा होगा, ऐसी इनकी मान्यता है। उसके लिए कोई रूल भी नहीं, मार दिया जाता है। तो बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हैं इनके साथ। और आप याद रखो कि 1990 में ये जनजाति लगभग लगभग हमारे सामने आई, ऑलमोस्ट 1990 के समय। उससे पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि ऐसी कोई ट्राइब भी रहती है। आज बहुत पीछे हैं ये लोग, नहीं जानते मोबाइल क्या होता है, इनको नहीं पता एरोप्लेन क्या होता है, इनको नहीं पता कि क्या क्या चीजें हैं। हाँ, इसको लेकर सरकार ने नियम बनाया, SC/ST एक्ट 2016 आया। तो SC/ST एक्ट 2016 की जो सेक्शन 3 का क्लॉज 1 है, इसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि यदि आप बिना परमिशन के इनके एरियाज में एंटर होते हो और आप इनकी वीडियोग्राफी करते हो, इनकी फोटोज वगैरह लेते हो, तो आपको कम से कम जो है सजा होगी और 10,000 रुपए का आपको जुर्माना होगा। 3 साल जेल भोगो, 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। और सरकार इनको जैसे ये है वैसे ही प्रिजर्व कर रही है। सरकार को समझना चाहिए कि हमारे लिए एमोल्यूमेंट्स नहीं है, ये कोई एक प्रकार से हमारे रखकर पीढ़ियों को बताने वाली चीज नहीं है। इनको सामान्य धारा से बाहर लाओ, म्यूजियम में रखने वाली चीजें मत बनाओ, सामान्य धारा से बाहर लाओ और उनको देखो कि हम कहां पहुंच गए, चांद पर, मंगल पर, दुनिया में कहां कहां हम जा रहे हैं। हमारे यान तो हमारी गैलेक्सीज को क्रॉस कर रहे हैं, स्पेस जो मिशन है। और ये लोग आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं। तो सरकार को कंटिन्यूअस इसमें जो है अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट करना होगा। इन लोगों को, अब होता क्या है कि लोकल के लोग हैं, टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं तो वो यहाँ चले जाते हैं घूमने। तो कुछ कुछ लोगों का टूरिस्ट से जो है कांटेक्ट हुआ, थोड़ी थोड़ी उन्होंने एक दूसरे को समझना शुरू किया। तो इनको कईयों को शराब की लत, पान मान गुटखा खाने की लत बहुत ज्यादा लग गई है। इस कारण भी सरकार इन पर खास ध्यान देती है। और ये लोग नाचना गाना बड़ा पसंद करते हैं, आज भी नेचुरल हट्स बनाकर, झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। इसको आपको समझना होगा। मैंने कुछ बातें बताई इस ट्राइब के बारे में, आप समझिए। सरकार ने अच्छा कदम किया कि इनको वोटिंग राइट में हिस्सेदारी दी, अब इन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। तो पहले एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। वी शुड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर दिस इलेक्शन पर्पस, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्ट देयर वोटिंग राइट्स। तो इनके राइट्स को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा और ये अपने राइट्स को कैसे यूटिलाइज करें, इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। इन तक हमें सूचना पहुंचानी पड़ेगी। हमें पता रहता है कौन नेता क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, तो हम उस हिसाब से वोट देते हैं। इन लोगों तक वो चीजें कैसे पहुंचेंगी, क्या ये इलेक्शन फेयर होगा, इस पर कई क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। खैर, तो जारवा समुदाय में लोकतांत्रिक समावेशन हुआ है, भारतीय लोकतंत्र की एक उपलब्धि हुई है। कॉन्टिनेंटल टूर एथलेटिक्स कार्यक्रम, सॉरी, ये सब मैंने आपको बातें बता दी हैं।
यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म आता है, ये किसके द्वारा हुआ है, तो AAJVS अर्थात अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति। तो अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के द्वारा ये पहल की गई है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सम्मानजनक तरीके से समुदाय के साथ काम करने का आदर्श उदाहरण हमें इससे प्राप्त हुआ है। ये दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर्यावरणीय महत्व ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ। उपयोगिता, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जब एग्जाम में आपके पॉइंट्स आएंगे, मेंस का सिलेबस आप देखोगे तो वहां इसका यूज अच्छे से कर सकते हो। सोशल जस्टिस और जो ट्राइबल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में आप इसका एग्जांपल यूज कर सकते हो। एनवायरमेंटल स्टडी में आप इसका यूज कर सकते हो फॉर द जो हमारी जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी एंड इकोलॉजी सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज का क्या रोल है, इसको आप अच्छे से वहां पर यूज कर सकते हो। और पारंपरिक जीवन शैली और जो पर्यावरण संरक्षण है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और हमारी जो एक प्रकार से ट्रेडिशनल लाइफ है उसके बीच में क्या कनेक्शंस है, उसको आप अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। ये भी मैंने आपको लगे हाथ बता दिया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही था और ऐसे ही हम कंटिन्यू हर रोज की खबरों को डिस्कस करेंगे। ये पहली क्लास थी मेरी करंट अफेयर्स की आप लोगों के लिए। इसमें आपको लगता है कि स्पीड कम ज्यादा करनी है या किसी तरीके कोई संशोधन करना है, तो आपकी जो राय है वो हमेशा उसका स्वागत रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय हिंद।